हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास 2। आज की क्लास में हम लोग एन्युटी और उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। और लास्ट क्लास हम लोगों ने लमसम की पढ़ाई करी थी। लमसम होते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज जिसकी पीवी या फिर एफवी करना हमारा उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, एंड विच वी ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड बाय वेरियस एग्जांपल्स दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास। पिछली क्लास जम के मेहनत करी और बहुत सारे सवाल बनाए। आई होप आपको समय मिला होगा उन सारे सवालों को रीडू करने का। नहीं मिला तो आज जरूर करना, बिकॉज ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये फंडामेंटली आपको रेडी करेंगे फॉर द एंटायर सब्जेक्ट। तो यस, एक बार रीडू जरूर करना मेरे कहने पे। इसके अलावा एक बार वार्म अप मैं भी करवा दूंगा आपको कि हमने कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं यहाँ पे, और उन फॉर्मूलों को वार्म अप करने के बाद आगे का सफर तय करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो, वार्म अप में तो क्या ही है, अपने लास्ट क्लास पढ़े थे लमसम, करेक्ट। सो वार्म अप में प्राइमरीली उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सीखा था कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, जो कि होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। यहां पे एफ वी क्या है? एफ वी इज फ्यूचर वैल्यू जो हम पता कर रहे हैं। यहां पीवी क्या है? पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू। यहां आई क्या है? आई इज इंटरेस्ट रेट। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स, ठीक है ना। हमेशा इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। सो 2% को लिखा जाता है 0.02, ये इसकी खास बात होती है। एंड यस, ये इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है, तो आपका पीरियड जो होगा उसी हिसाब से यहां इंटरेस्ट रेट ली जाएगी। सालाना होगा तो साल का रेट लेंगे, बट अगर अदर देन एनुअल हुआ तो फिर अपने को इंटरेस्ट रेट को ना डिवाइड करके कम करना पड़ता है। 12% साल की, क्वार्टरली 3% हो जाती है। कैसे? हमने इसके ऊपर लास्ट क्लास काफी मेहनत करी थी। इसके अलावा एन होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर हम इतना जानते हैं तो हम लोग एफ वी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास सीखा था। और दूसरा हमने सीखा था पीवी ऑफ लमसम का। और पीवी ऑफ लमसम के लिए जो फॉर्मूला है वो है पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। इन दोनों फॉर्मूलों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि उसी का थोड़ा सा अडेप्टेशन करके ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। आई थिंक दिस इज फेयरली इजी एंड आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम। इस पे हमने 4 सवाल ऑलरेडी बना लिए हैं एंड आज वक्त आ गया है इससे अब आगे बढ़ने का। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ कॉन्सेप्ट नोन एज एन्युटी। मैंने लास्ट क्लास भी एन्युटी इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि बच्चे पता नहीं क्यों एन्युटी से डरते हैं। आज आपका डर निकालते हैं इससे। एन्युटी कुछ मुश्किल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं और आपको पता भी नहीं वो एन्युटीज हैं। हाँ जी, चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है रेंट दैट यू पे फॉर योर ऑफिस और फॉर योर होम। आप जो रेंट देते हैं जरा गौर कीजिए, क्या आप रेंट एक ही बार में दे देते हैं या फिर हर महीने आप थोड़ा थोड़ा करके रेंट देते हैं? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए। रेंट कैसे दिया जाता है? हर महीने या फिर में एक बार में? भैया रेंट तो हर महीने ही दिया जाता है। एग्जैक्टली तो वो एक लमसम नहीं है। लमसम होने का मतलब है अमाउंट एक ही बार होनी चाहिए, पर यहां तो अमाउंट स्प्रेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेंट 20,000 रुपीज पर मंथ है तो आपको हर महीने की पहली तारीख को, हालांकि डेट तो ऐसे यूजुअली लैंडलॉर्ड 7 दिन का देते हैं, पर एक बार हम अज्यूम करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को हम रेंट भरेंगे और वो रेंट जो भरेंगे वो हर महीने ही भरेंगे। सो 20,000 का आउटफ्लो होगा 1 जनवरी को, 1 फेब को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल एंड सो ऑन को। तो यहां पे 20,000 की एक नहीं बल्कि अनेकों कैश फ्लोज देखने को मिल रही है। इसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एंड ये एन्युटी का एग्जांपल है। भैया और एग्जांपल दे दो, और दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं। दूसरा एग्जांपल है द सैलरी दैट यू रिसीव। आप जब भी कहीं काम करते हैं, क्या आपको पगार साल में एक बार मिलती है या हर महीने मिलती है? भैया हर महीने मिलती है। सो वो भी एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है। हाँ, थोड़ा फर्क है। सैलरी आपको डे 1 पे नहीं मिलती, सैलरी आपको डे लास्ट पे मिलती है। यानी कि मान लो आपने जनवरी पूरा काम किया तो 31 जनवरी यानी 31 जनवरी को आपको आपकी सैलरी मिलेगी। अब आप कह सकते हैं कि भैया वो तो 2 तारीख 3 तारीख को क्रेडिट होता है।
मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि 31st को ही हमें पैसे मिल जाएंगे। सिमिलरली 28 फेब को नेक्स्ट पेमेंट आ जाएगी, फिर वापस 31 मार्च को थर्ड एंड सो ऑन। हर महीने के एंड पे आपको आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। एंड ये भी एक एन्युटी है, थोड़ा सा डिफरेंट है देन रेंट वाला एग्जाम्पल। रेंट में पेमेंट डे 1 पे हो रहा था और इसमें पेमेंट डे एंड पे हो रहा है, लेकिन दोनों ही सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हैं, तो दोनों एन्युटीज हैं। अच्छा भैया, आपने तो ये मंथली वाला एग्जांपल लिया, कोई ईयरली वाला भी एग्जांपल ले लो, एकदम लिया जा सकता है। ईयरली में एग्जांपल आएगा आपके हेल्थ इंश्योरेंस का, आपके टर्म इंश्योरेंस का। क्या आपने कभी सुना है या घर में किसी का सुना है कि भाई उनका इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया हुआ है? तो इंश्योरेंस में आमतौर पे जो आज की डेट पे टर्म इंश्योरेंस करते हैं या हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो मार्च के टाइम पे सभी लोग अपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के चेक फाड़ रहे होते हैं। और आप मेरे ख्याल से जब भी मार्च आएगा तब आप ऑब्जर्व करना कि हाँ, घर वाले ना कुछ पेमेंट तो कर रहे हैं, वो पेमेंट हर साल की जा रही है और वो भी पेमेंट एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है। हाँ, फर्क इतना है कि ये जो कैश फ्लो है ये हर महीने नहीं बल्कि हर साल देखने को मिल रहे हैं, सो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल इट इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो। तो भैया अनेकों ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया, सीरीज ऑफ कैश फ्लो को हम एन्युटी कहते हैं। लेकिन एन्युटी को पहचाने कैसे और उस पे पीवी या एफवी का ऑपरेशन करें कैसे, ये हमें आज सिखा दो, वही सिखाने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम एन्युटी कितने तरह की होती है पहले उसकी बात करते हैं। गोज विदाउट सेइंग, ये सारी चीजें पहले से मैट में लिखी है, तो आपको कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा ध्यान देना और समझ लेना, समझ जाओगे तो मैं बुक में सारी चीजें मार्क करवाऊंगा, ठीक है ना। आइए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एन्युटी, मैं सबसे पहले एन्युटी जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर देता हूं। जो एन्युटी पेमेंट्स होती हैं वो होते हैं सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, एन्युटी टोटल दो तरह की होती हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, बट दो तरह की एन्युटी पेमेंट्स होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है वो होती है एंड ऑफ द पीरियड वाली, और जो एन्युटी ड्यू होती है ये होती है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाली। भैया समझा दो एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जो मैंने एग्जाम्पल सैलरी का लिया था ना, तो सैलरी कब मिल रही थी हमें? महीने के एंड पे, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अबाउट एन्युटी ड्यू, तो यहां पे एग्जाम्पल बैठेगा रेंट वाला। रेंट हम कम पैसे दे रहे हैं? महीने के बिगिनिंग में। तो आपको जो कैश फ्लो मिल रहा है या आपको जो कैश फ्लो चुकाना है, आपको बस ये क्वेश्चन करना है कि क्या पीरियड के शुरुआत में ये पैसे दिए जा रहे हैं या फिर एंड पे। दूसरी बात, स्ट्रक्चर वाइज भी समझ में आ जाएगा। अगर 0 यहां है, 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है और 4 यहां है, अगर आपकी एन्युटी पेमेंट्स 1 2 3 4 पे फॉल करती हैं, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे एक पेमेंट है, सेकेंड मंथ के एंड पे एक पेमेंट है, थर्ड मंथ के एंड पे एक पेमेंट है, फोर्थ मंथ के एक एंड पे पेमेंट है। तो एंड ऑफ द मंथ की जो पेमेंट है वो ऑर्डिनरी एन्युटी हो जाती है। अच्छा, अगर यही स्ट्रक्चर यहां बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये है 0 1 2 3 एंड 4, तो इसकी एन्युटी पेमेंट्स यहां आएगी, यहां लास्ट में नहीं आएगी। सो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में एक पेमेंट है, सेकेंड मंथ के बिगिनिंग में एक पेमेंट है, थर्ड के भी बिगिनिंग में एक पेमेंट है और फोर्थ के भी बिगिनिंग में एक पेमेंट है। सो दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंसेस हैं। इस चीज को बस आपको एक्नॉलेज करना है कि आपकी जो एन्युटी है वो एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो होती है, सही बात है। उसमें नंबर ऑफ पेमेंट्स डिफाइंड होती हैं, सही बात है। लेकिन ये पेमेंट डे 1 पे आ रही है कि डे लास्ट पे, इससे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन्युटी डिफरेंशिएट होता है। वैसे आपको बता दूं, ये जो तीसरी टाइप है ना, इसको मैंने अभी डिस्कवर नहीं किया आपके सामने, लेकिन इसमें क्या होता पता है? थर्ड कैटेगरी में जो एन्युटी शुरू हो जाती है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। क्या बात कर रहे हो भैया, सच में? हाँ जी, एकदम ऐसा ही होगा। आपकी जो पेमेंट है वो खत्म नहीं होगी, हमेशा उतनी ही चलती रहेगी। ये भी मैजिक मैं करके दिखा दूंगा कि ये पेमेंट आपको सदा के लिए कैसे मिल सकती है। विल टॉक अबाउट दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हमारा टाइम है ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू को समझने का। तो एक बार बुक में आ जाते हैं, वापस बुक में आकर के एक बार पढ़ लेते हैं कि एन्युटी ड्यू के बारे में क्या क्या बातें लिखी है।
अच्छा, पहले ऑर्डिनरी एन्युटी डिस्कस करते हैं। एन्युटी को सबसे पहले डिफाइन किया कि एन्युटी क्या होता है, एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो होता है जिसके अमाउंट सेम होने चाहिए और कांस्टेंट इंटरवल में पैसे आने चाहिए। यानी एक महीने का गैप है तो हर बार एक एक महीने के गैप से ही पेमेंट आनी चाहिए। अगर ये गैप बीच में नैरो या फिर वाइडन हो गया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सैलरी मिल रही है तो हर महीने मिले, आप रेंट दे रहे हो तो हर महीने दे, बीच में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में कोई भी मंथ गायब हो गया तो आपकी एन्युटी की पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे आप फॉर्मूला अप्लाई, तो एन्युटी के डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। सो एन्युटी क्या होता है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, मानते हैं हम इस बात को, अमाउंट सेम है, मानते हैं इस बात को, और कांस्टेंट इंटरवल, मंथली है तो मंथली है, ईयरली है तो ईयरली है। ठीक है, यहां पे बोला है ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, जिसके पेमेंट एंड में आए। आप देख सकते हो मैंने डायग्रामेटिकली भी शो किया है, फर्स्ट पीरियड के एंड में पेमेंट आ रही है, सेकेंड पीरियड के एंड में पेमेंट है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी एंड में ही पेमेंट्स है। इसके जीरो पे पेमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, सो आज कोई पेमेंट नहीं है, जो भी पेमेंट्स है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे है। तो इस तरह की एन्युटी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। अब वैसे तो इसका देखो फॉर्मूला बहुत डेंजरस सा होता है। ठीक है, एक मैकेनिकल फॉर्मूला होता है और एक स्मार्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपको मैकेनिकल फॉर्मूला अभी सिखाऊंगा ही नहीं, आपने वैसे सीखा हुआ है ये फॉर्मूला। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फॉर्मूला होता है a बाई आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ये होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला, मैकेनिकल फॉर्मूला है। अगर आप लिखना चाहो मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं ये सिखाऊंगा नहीं आपको। इसमें सीखने का क्या है, आप एक एक करके पूरा सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व इट, आपका रिजल्ट आ जाएगा इफ यू वांट इट ऑब्वियसली। बट अगर आपको इसके जगह स्मार्ट फॉर्मूला सीखना है तब आएगा ना मजा, कैलकुलेटर पे काम फास्ट फास्ट करके। तो क्या कैसे होगा, विल लर्न दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग एक बार मैकेनिकल फॉर्मूला आप लिख लीजिए। मैकेनिकल फॉर्मूला क्या है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। पहला तो ये समझे भैया फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। तो देखो फ्यूचर वैल्यू ये होता है कि आपकी ये जितनी भी अमाउंट्स है, इन सारी अमाउंट्स की हम फ्यूचर वैल्यू करके टोटल लगाना चाहते हैं इसकी। यानी इस ए का हम फ्यूचर वैल्यू करेंगे, इस ए को भी हम कंपाउंड करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगा, इस ए को भी कंपाउंड करेंगे फ्यूचर वैल्यू आएगा, और लास्ट वाला ऑलरेडी फ्यूचर में है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब की जो फ्यूचर वैल्यूज आएंगी उनका हमको समेशन करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये अब कोई एक अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये इस पूरे सीरीज ऑफ कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इसको। और इसका फॉर्मूला है a बाई आई in the bracket 1 plus I to the power n minus 1। लिखा ये फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू a बाई आई इन द ब्रैकेट 1 प्लस I to the power n minus 1। भैया स्मार्ट फॉर्मूला क्या है, वेल स्मार्ट फॉर्मूला ये है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी है तो आप अपने एन्युटी की अमाउंट लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ एफ वी आई एफ ए आर कॉमा एन से। एफ वी आई एफ ए आर कॉमा एन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये क्या होता है भैया, इसका पूरा नाम लिख लो वैसे, लेकिन ये होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ये इतना लिखने के बाद ऑब्वियसली आप कहेंगे भैया एफईआईएफ बेटर नेम है, ये क्या नाम लिखवा दिया आपने। इसका पूरा नाम है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जिसे हम एफवीआईएफए कहते हैं। आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, बट ये जो सेगमेंट है इसको अभी फिलहाल जब मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस में महारत हो जाओगे आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे 5 सेकंड्स में। और जैसे ही ये 5 सेकंड में आप कैलकुलेट करोगे उससे ए मल्टीप्लाई करते ही आपका फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन आ जाएगा 10 सेकंड्स के अंदर। आप बोलेंगे हम यकीन नहीं करते, करवा दूंगा यकीन, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि एन्युटी जिससे हम थर थर कांपते थे, जिसके बारे में सुनकर कैसा लगता था पता नहीं ये क्या ही है, इसको इस कैलकुलेटर के बहाने से ही सही 10 सेकंड में कोई भी सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। आप करेंगे आप मेरे साथ ये, चलिए ठीक है, बट उससे पहले सीखे तो सही एफईआईएफ कैलकुलेट कैसे होता है। तो आइए स्टेप्स लिखने की जगह है यहाँ पे, आप स्टेप्स लिखिए एफईआईएफ कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले टाइप
1+r, ये बड़ा r और बड़ा n है, इसको आप छोटा r और छोटा n भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है टाइप 1+r। स्टेप 2, प्रेस मल्टीप्लीकेशन वंस, प्रेस मल्टीप्लीकेशन वंस। नंबर 3, प्रेस इक्वल टू n-2 टाइम्स, प्रेस इक्वल टू n-2 टाइम्स। नंबर 4, प्रेस जीटी, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का काम ये होता है कि आपने अपने कैलकुलेटर में जितनी बार इक्वल टू प्रेस किया है उन सारी वैल्यूज को ये याद रखेगा और बाद में इसका टोटल कर देगा। बहुत ही गजब का फंक्शन है, इसे हम कहते हैं जीटी, ग्रैंड टोटल। एंड जीटी के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे 2+r, वी विल ऐड 2+r टू द फाइनल वैल्यू। वापस एक बार स्टेप्स पे गौर करेंगे। पहला स्टेप है 1+r, दूसरा स्टेप है मल्टीप्लीकेशन एक बार, तीसरा स्टेप है इक्वल टू n-2 टाइम्स, फिर जीटी है, जीटी के बाद में 2+r को इसमें ऐड करना है। एक वैल्यू लेकर के सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। कैलकुलेट करो FVIFA 14%, 7। अब इसका मतलब R की वैल्यू हो गई 14%, N की वैल्यू हो गई 7। कैसे कैलकुलेट करें भैया? करिए प्लीज मेरे साथ कैलकुलेटर पे। पहले टाइप करना 1+r, तो आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करें 1.14। भैया काय को ऐसा? अरे आपका 14% को लिखते हैं 0.14, अगर इसमें 1 ऐड करना हो तो कितना बन जाएगा? 1.14। कई लोग सोच रहे हैं कि ना इसको अलग से पहले कैलकुलेट करके फिर इक्वल टू प्रेस करके इसको अपने स्क्रीन पे ले आते हैं। अगर आप ये करोगे तो गलती हो जाएगा आपका रिजल्ट, क्योंकि आगे जाकर के आप जीटीओ का यूज करने वाले हो तो इक्वल टू में ये भी कैप्चर हो जाएगा, इसलिए बच के रहना, मत करना, ठीक है ना? डोंट ऐड और डोंट टेक दिस वैल्यू एज 1 + 0.14। सीधा कैलकुलेटर में टाइप करो 1.14। एक बार आपने 1.14 टाइप कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन प्रेस कर दो, तो एक बार सिर्फ एक बार। अब आपको इक्वल टू प्रेस करना है n-2 टाइम्स, क्योंकि हमारा n है 7, तो n-2 का मतलब होता है 5 टाइम्स आपको इक्वल टू प्रेस करना है। प्रेस करो मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5। आपकी स्क्रीन पे 2.19497 ऐसा कुछ आया होगा। यहां काम खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट आपको जीटी प्रेस करना है। अब जीटी जिनके कैलकुलेटर में नहीं है, अपने कैलकुलेटर को रिटायर करने का वक्त आ गया है। भैया क्या बोल रहे हो, नया ही तो लिया हमने, कितना ही नया हो, अगर उसमें जीटी फंक्शन नहीं है तो वो क्या ही कैलकुलेटर बनेगा। करेक्ट। और आपको सच बता रहा हूं, उस कैलकुलेटर से बेहतर कैलकुलेटर की दरकार है। कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं, ये 250-300 रुपीज का होगा मेरे ख्याल से। सब फंक्शन है इसमें, जीटी वीटी सब है। करेक्ट। एंड आई थिंक दिस इज ओरिजिनल और पैट, यस, ठीक है। तो इस तरह के कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, जस्ट इन केस यू डोंट हैव इट, बट ज्यादातर केसेस में है आप लोग के पास। सो इफ यू हैव द जीटी बटन, प्लीज उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप जीटी बटन प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है 8.59049 समथिंग करके। रुक जाओ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब आपको ऐड करना है 2+r। व्हाट इज 2+r? तो जब 1+r था 1.14, तो 2+r होगा 2.14। सो ऐड कीजिए इसमें 2.14 प्लस 2.14, रिजल्ट आ रहा है 10.7305। 10.7305। यह आपका FVIFA कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। अगर आपको FVIFA 14%, 7 कैलकुलेट करना है, ये उसका रिजल्ट आएगा। भैया इसमें तो बहुत टाइम लग गया, फॉर्मूले से ही कर लेते। अभी तो सिखाया तो टाइम लगा ना, अगर इसको करने जाएंगे तो कितना फास्ट होगा। बहुत सिंपल है, हम ऐसे टाइप करेंगे 1.14 मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5 GT प्लस 2.14। खत्म। 5 सेकेंड लगे। अगर आपको ये प्रोसेस पता हो तो 5 सेकेंड लगेंगे। अभी आप प्रोसेस सीख रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम अभी से ही हम लोग इसको स्पीड अप कर पाएंगे।
but yes, you will be able to solve a lot more questions than what you were able to do earlier, क्योंकि पहले आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा था, अब नहीं करना पड़ेगा, आपका काम आसान हो जाएगा इफ यू यूज दिस। तो इसकी भैया प्रैक्टिस कराओगे आप? एकदम कराऊंगा, क्यों नहीं करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस, जरूर करेंगे। आइए पहले तो एक सवाल बुक का ही देख लेते हैं। अपने को यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये हमसे पूछ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी की पेमेंट है 500, सो ए इज इक्वल टू 500 एंड 7 years तक ये एन्युटी पेमेंट चलेगी। इंटरेस्ट रेट 14% का है, कंपाउंडेड एनुअली ही है। जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो आई को आप 0.14 ही रहने देते हो और एन को भी 7 ही रहने देते हो। भैया ये सेमी एनुअल होता तो क्या करते, तो आई को 7% कर देते और एन को 14 सेमी एनम्स कर देते। हमने ये पहले भी किया हुआ है, अभी आगे आएगा मौका, वहां सीखेंगे इसको। बट हाँ, फॉर द टाइमिंग अपना यहाँ पे तो एनुअल ही कंपाउंडिंग है, तो आई इज 14% एंड एन इज इक्वल टू 7। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है PVIFA 14,7, तो उससे आप ए को मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट वेट अ मिनट, मौका है एक बार फिर से कैलकुलेट करके दिखाओ विदाउट लुकिंग एट द स्टेप्स। मेरे साथ साथ करो प्लीज, 1.14 टाइप करो, 1.14 प्लीज टाइप करो। इसके साथ क्या, मल्टीप्लीकेशन एक बार, n 7 है पर हम प्रेस करेंगे इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5। अब जो रिजल्ट आया उसके बाद GT प्रेस करेंगे, आएगा 8.5904 समथिंग समथिंग। फिर से रिपीट कर दूं, हमने शुरुआत किया 1.14 से, मल्टीप्लीकेशन प्रेस किया एक बार, इक्वल टू प्रेस किया 5 बार, जो आया रिजल्ट उसके बाद GT भी प्रेस कर दिया, रिजल्ट आ रहा है 8.59049 समथिंग। इसमें भी काम खत्म नहीं हुआ, इसमें ऐड करो 2.14, प्लीज ऐड 2.14। किया? पक्का ना? 2.14 ऐड कर दिया। अब जो रिजल्ट आया उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है FVIFA इंटू ए। तो ए जो है वो है 500 और FVIFA आपके कैलकुलेटर पे है, तो जो भी रिजल्ट आया उसको 500 से मल्टीप्लाई करो। देखो आपका रिजल्ट आया क्या आया, तो प्लीज चैट में बताना। मेरा तो आ गया 5365.25। क्या आपका आया रिजल्ट? बहुत बढ़िया चिन्मय, वेरी गुड। आ गया, जीनत भी बोल रही है आ गया। ओके भैया ये तो बहुत फास्ट हुआ। चलो पूर्वा का भी आया, वेरी गुड। 6 नंबर भी अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आप 200 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एंड बोल दिया, ऊपर तो बोला ही नहीं था एंड की बिगनिंग, तो ये बात गांठ बांध लेना। आपको सवाल में कुछ भी नहीं बोलेगा कि एन्युटी बिगिनिंग में है कि एंड में, तो हमेशा मानना कि एंड में है। नोट लिखो आप। चलो तो ऑर्डिनरी एन्युटी पे यहां लिखो आप, इफ नथिंग इज मेंशन्ड always assume annuity to be an ordinary annuity। इसका नाम ऑर्डिनरी इसलिए पड़ा है क्योंकि ज्यादातर एन्युटीज एंड ऑफ द पीरियड की ही होती है, इसीलिए इसको एंड ऑफ द पीरियड मानना है हमें। अगर कुछ नहीं बोला तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट एन्युटी इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने बनाया तो हमने चेक भी नहीं किया बिगिनिंग लिखा कि एंड लिखा, करेक्ट। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में तो यार लिखा एकदम प्रॉपरली एंड ऑफ द मंथ, तो टेंशन खत्म हो गया, ये ऑर्डिनरी ही है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एंड ऑफ द मंथ में पेमेंट आ रही है 200 रुपए की, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट है 6% पर ईयर बट कंपाउंडेड मंथली। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, रेट दिया 6% पर एनम,
फिर बात करता है मंथली की। ऐसा कैसा चलेगा? ये तो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी मॉडिफाइड। मेरे को ऐसा लग रहा है आई विल बी 0.5% पर मंथ, जिसको हम लिखेंगे एज 0.005। क्या आप अग्री करते हो इस बात से? प्लीज गौर कीजिएगा, आपको यहां पे जो परसेंटेज दिया है वो है 6% पर एनम, चलेगा नहीं, हमको मंथली बेसिस पे चाहिए। सो 0.5% आएगा ये, 6% डिवाइड बाई 12, सो मंथली आ गया 0.5%, विच कैन बी रिटन एज 0.005। क्लियर? आगे अपने को बोला है कि इसका अमाउंट बताओ, यानी अगेन ये हमसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, बता देंगे भाई। बोला है 10वीं पेमेंट के बाद, सो एन विल बी इक्वल टू 10। यहां 10 महीने का सवाल है बेसिकली, और आपने पेमेंट 10 बार करी है। आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोस्तों मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा। आपको करना है इसके लिए 200 इंटू FVIFA 0.5% कॉमा 10। कैसे सॉल्व करना है इसको? आइए, जिनसे हो सकता है खुद से कीजिए, जिनसे नहीं हो रहा है प्लीज मेरे साथ चलिए। सबसे पहले अपने को 1 प्लस आर लेना है। यहां आर है 0.5, लेकिन इसको 0.5 नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना पड़ेगा 0.005। तो उसमें अगर आगे 1 आएगा तो इट विल बिकम 1.005। आपके कैलकुलेटर पे होना चाहिए 1.005, ठीक है ना? आफ्टर यू हैव 1.005, आपको मल्टीप्लीकेशन एक बार प्रेस करना है, इक्वल टू 10 बार नहीं, 10 बार नहीं, 8 बार। n-2 होता है ना, 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी रिजल्ट आया उसके बाद आप प्रेस कीजिए GT। जो भी रिजल्ट आया उसके बाद प्रेस कीजिए GT। अब GT आने के बाद वापस इसमें ऐड होगा 2 प्लस आर। सो 2 प्लस आर की वैल्यू होगी 2.005। सो ऐड कीजिए 2.005। द रिजल्ट इज 10.228026 एंड सो ऑन। रुक जाओ, यहां खत्म नहीं हुई बात, इसको एन्युटी से मल्टीप्लाई कीजिए और एन्युटी अमाउंट इज 200। मेरा तो रिजल्ट आ गया, क्या आपका रिजल्ट आया? आई हैव गॉट द आंसर। क्या आपका आंसर मैच हुआ? बोलो जी। ओके, ईशा बोल रही है आंसर आया है, बाकी बच्चे भी बता दो, हैव यू गॉट द रिजल्ट? ओके परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सिंपल था भैया ये। अब थोड़ा अड़ंगे वाला एक सवाल करते हैं। अड़ंगा मतलब समझते हो? थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ABCL कंपनी है जिसने इशू किए थे डिबेंचर्स 50 लाख के। जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो लोग उस डिबेंचर के बदले लोगों से एक तरह का लोन लेते हैं। डिबेंचर इज काइंड ऑफ अ लोन। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो आपने कंपनी को इसके बदले पैसे दिए होंगे। सो ऑल द पीपल collectively gave 50 lakh rupees to the company. The company is required to pay the amount after 7 years. 7 साल बाद इनको ये 50 लाख रुपए वापस चुकाने हैं। इनको अपने सिंकिंग फंड में कितना कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहिए? सिंकिंग फंड क्या होता है समझो। सिंकिंग फंड होता है एक गुल्लक, एक तरह का गुल्लक, ठीक है? बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको सिंकिंग फंड कह देते हैं। गुल्लक की खास बात होती है कि उसमें ना इंटरेस्ट नहीं मिलता, अगर आपने पैसे मोड़ के डाले वो उतने ही रहेंगे। लेकिन सिंकिंग फंड को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, एंड क्योंकि वो कहीं इन्वेस्टेड रहता है तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आते रहता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अगर आप कभी भी एक घर बुक करोगे, कभी भी, तो घर जब बुक करोगे अच्छी बड़ी सोसाइटी में अगर बुक करोगे तो दे विल टेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ सिंकिंग फंड। पॉसिबली 2-3 लाख रुपए ले लेंगे आपसे। आप बोलेंगे काय को 3 लाख रुपए ले रहे हो? तो बोलेंगे सर आपसे 3 लाख रुपए ले रहे, इसी तरह जितने भी इस सोसाइटी में फ्लैट ओनर्स है सबसे 3-3 लाख रुपए लेंगे, एंड वी विल पुट दिस मनी
इनटू एन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। सबका पैसा लिया और एक ऐसे अकाउंट में डाल देंगे जिसमें इंटरेस्ट आता रहेगा। उससे होगा क्या? होगा ये कि चलो अभी तो नया मकान है, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है मेजर रिपेयर्स की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है नाले खराब हो गए या फिर कुछ और इशू आ गया, और उस समय आपको मेजर रिपेयर कॉस्ट बियर करना है। एकदम से आपको 50 लाख रुपए का खर्चा अपनी सोसाइटी में करना होगा। कैसे कर पाओगे आप? टेनेंट से लोगे या फिर मैं जाकर के फ्लैट ओनर से लोगे? ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी को पेमेंट करनी होगी, और सोसाइटी कैसे करेगी? जब तक सिंकिंग फंड रेडी नहीं होगा। सो सिंकिंग फंड बेसिकली आगे आने वाले एक बड़े खर्चे के लिए तैयारी वाली बात है। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया ओके, जो हमारे मॉम डैड हमारे शादी के लिए बचा रहे हैं, क्या वो सिंकिंग फंड है? मैं कहूंगा हाँ जी, अगर बचा रहे हैं तो। बट अगर वो नालायक समझते हैं आपको तो शायद ना भी बचा रहे हो, क्या मालूम, जाके पूछना उनको, ठीक है? और जूते पड़े तो आके बताना मुझे। इसके अलावा आप बोलेंगे भैया मुझसे शादी करोगी मूवी में जो सलमान खान गुल्लक बना रहा था, वो भी क्या सिंकिंग फंड है? आई वुड से काइंड ऑफ है, पर उसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। उसने उन गुल्लकों को बनाया था दादी के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए एंड सो ऑन। तो वो जो था उसमें बेसिकली उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, बट हाँ ये बात है कि वो पैसे तो सेव कर ही रहा था। अब ऐसे ही सिंकिंग फंड एक कंपनी क्यों बना रही है? क्योंकि इनको दिख रहा है कि इनको 50 लाख रुपए चुकाने हैं वापस। कितने टाइम बाद चुकाने हैं? 7 साल बाद। तो आज से थोड़ा थोड़ा पूंजी ये जोड़ना चाहते हैं ताकि 7 साल बाद इनके पास 50 लाख रुपए हो और ये अपने डिबेंचर्स को रीपे कर पाए। बहुत ही नेक विचार है। यहां पे जो सिंकिंग फंड पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा वो है 12% का, और इनको इसमें पैसे डालने हैं एनुअली। कुछ बोला नहीं है तो हम एनुअल ही मानेंगे। हमको ये देखना है कि भाई कितने रुपए डालने पड़ेंगे हर साल ताकि ये लोन रीपे हो जाए। अब कई लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे पता है? वो बोलेंगे वेरी सिंपल, 50 लाख रिक्वायर्ड टू बी पेड इन 7 years, डिवाइड बाई 7 कर दो। भैया हर साल 7 लाख समथिंग हम लोग को पैसा डालना होगा। नहीं बच्चा, गलत आएगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप 7 लाख रुपए हर साल डाल रहे हो तो इंटरेस्ट आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। यू आर ओनली कंसिडरिंग कि हाँ हमने 7-7 लाख रुपए जोड़े, 50 लाख हो गया, इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होगा। और टीवीएम का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एन्युइटी का। कैसे? आइए समझाता हूं। हिंट दे रहा हूं आपको मैं, शायद आपको उसी से सारा सवाल समझ में आ जाएगा। ये कंपनी की टाइमलाइन है। कंपनी यहां है 0 पे। कंपनी को 7 साल बाद एक बड़ा खर्चा दिख रहा है 50 लाख रुपए का। इस 50 लाख को अरेंज करने के लिए कंपनी रेडी है कि वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा सिंकिंग फंड में डालेगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो भी हर साल सिंकिंग फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालेगी। तो यहां आप देख सकते हैं द कंपनी हैज इन्वेस्टेड आफ्टर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा। हमको यह समझना है कि कंपनी पैसा कितना डाल रही है। हमको ये एक कैलकुलेट करना है। आप सोच रहे होंगे कैसे कैलकुलेट होगा यार ये? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का A इंटू FVIFA R, N। यहां पे मेरे को मेरी फ्यूचर वैल्यू पता है जो कि है 50 लाख। मुझे A नहीं पता, कोई बात नहीं। और FVIFA जो मुझे कैलकुलेट करना है वो भी मुझे पता है। मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और मेरे को 7 साल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो यहां तक मेरे को जितना पता है, आपकी कैपेबिलिटी पे जितना मेरे को भरोसा है, आप ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस, तो बस क्या करना है, आपको FVIFA को इधर से उधर ट्रांसफर करना है। यानी आपको A की वैल्यू कैलकुलेट करना है 50 lakhs डिवाइडेड बाई FVIFA 12%, 7 से। क्या ये आप कर पाओगे? चलो लगो काम पे, मेरे साथ प्लीज करो कैलकुलेटर पे। 1.12 प्लीज कीजिए मेरे साथ। 1.12 मल्टीप्लीकेशन एक बार करेंगे, इक्वल टू 7, 5 बार भाई, 5 बार। काहे को 7 बार भैया? n तो 7 दिया है, n-2 करते हैं, n-2। 7 साल नहीं, मतलब 7 साल है लेकिन 7 बार इक्वल टू नहीं, 5 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5।
हुआ? अभी रुक जाओ, जीटी नहीं किया, जीटी किया, और रुक जाओ, और रुक जाओ, अभी 2 प्लस आर ऐड नहीं किया, सो 2 प्लस आर होगा 2.12, ऐड कर दिया भैया, रिजल्ट आ रहा है 50 lakhs डिवाइडेड बाई 10.08901, है ना? यार है 495,588.76। तो हमको हर साल कितने कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे अपने सिंकिंग फंड में? 5 लाख से कम। कहां हम 7 लाख कैलकुलेट कर रहे थे, 7 लाख के मुकाबले ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेस देन 5 लाख रुपीज। सो द अमाउंट इज 4,95,000 एंड समथिंग। एंड ये काम करना बहुत ज्यादा आसान है। बोलो जी, क्या आपके रिजल्ट्स आए हैं क्या? पहले तो मुझे एक बार एक्नॉलेजमेंट दे दो सभी लोग कि क्या आपका रिजल्ट आया है क्या। अगर आपका आंसर मैच हो चुका है तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, आप खुद बोलोगे भैया ये तो गजबी चीज थी। ओके, रिजल्ट तो आया बच्चा लोग का। अब मैं बताता हूं, हम लोग ये सारी चीज के लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ गई हमें। क्यों भैया? क्योंकि हमारा जब रिजल्ट आया 10.08901 हमारे कैलकुलेटर में सामने था हमारे, तो फिर हमको इसको ना लिखना पड़ा यहां पे नीचे, फिर हम 50 लाख रुपीस टाइप किए और फिर डिवाइड करके 10.08901 डाला उसमें। यही किया ना आप लोगों ने, है ना? मैं कहता हूं कि ये भी काम आप डायरेक्टली कर सकते थे बिना कॉपी में लिखे। पूरा सवाल सॉल्व करवाऊं कैलकुलेटर पे? प्लीज मेरे साथ साथ फॉलो करो। पूरा सवाल कैलकुलेटर पे कैसे होगा भैया? चलो मैं करवाता हूं। प्लीज टाइप करो 1.12। स्टार्ट करते हैं। 1.12 लिख लो प्लीज कैलकुलेटर पे। अब मल्टीप्लीकेशन एक बार प्रेस करो, इक्वल टू 5 टाइम्स प्रेस करो। जी हाँ, मैं एफईआईएफए कैलकुलेट करवा रहा हूं आपसे। इक्वल टू 5 टाइम्स प्रेस करो। 1 2 3 4 5। जीटी प्रेस कर दो। जीटी करने के बाद ऐड करो 2.14, सॉरी 12। रिजल्ट आ गया 10.08901178283। आया ना? इसको डिलीट मत करना, यहां पर रुक जाओ। मेरे पास यहां तक पहले भी रिजल्ट आया था, फिर मैंने इस वैल्यू को लिखा था कॉपी में और फिर मैंने 50 लाख से इसको डिवाइड किया था। मैं कहता हूं अब इसका उल्टा करो। rather than dividing 50 lakhs by 10.08901 हम उल्टा करते हैं। जो हमारा रिजल्ट आया ना उसी से डिवाइड कर देते हैं 50 lakhs को। भैया क्या पाप करा रहे हो, एकदम उल्टा हो जाएगा। एक बार करो ना प्लीज, मेरे कहने पे करो। डिवाइड बाई 50 lakhs करो, जो आपके कैलकुलेटर में है ना उसको 50 लाख से डिवाइड करो। भैया बहुत छोटा वैल्यू आया यार, 0.0000020। 5 जीरो के बाद भैया 20 समथिंग है, ये क्या आ गया? कुछ नहीं। अब जो रिजल्ट आया है उस पे डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करो, यानी एक बार डिवाइड प्रेस करो और एक बार इक्वल टू प्रेस करो। एक बार डिवाइड, एक बार इक्वल टू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आ गया आंसर? एग्जैक्ट आ गया। इनफैक्ट 495,589.26 ऐसा कुछ आया अपना, एग्जैक्ट आंसर आ गया। भैया ये कैसे कर दिया? कुछ नहीं, हमने यहां रेसिप्रोकल का फंक्शन यूज किया। रेसिप्रोकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां आप डिवाइड और इक्वल टू अगर प्रेस करते हो तो किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको 1/2 करना है तो आप 2 लिख करके डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो, रिजल्ट आ जाएगा 0.50। अच्छा, अगर आपको 1/3 करना है तो आप 3 लिख करके डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो, वो हो जाएगा 1/3 एंड इट विल बिकम 0.3333। सो बेसिकली जब हमने अपना रिजल्ट निकाला तो हमने क्या किया, हमने 10.08901 को 50 लाख से डिवाइड किया था। गलती क्या मैं मानता हूं, हमको तो इसका उल्टा करना था, तो कर लेते हैं उल्टा। जो हमारा रिजल्ट आया ना उसका हमने लास्ट में कर दिया रेसिप्रोकल। करने के लिए क्या किया, डिवाइड और इक्वल टू। जैसे ही डिवाइड इक्वल टू किया तो हम जो उल्टा कर रहे थे वो सीधा हो गया और सीधा होकर के रिजल्ट मैच हो गया।
वॉज दिस अ न्यू स्किल फॉर यू? अगर आपके लिए नई स्किल थी प्लीज चैट में डालना, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि आपके लिए नया था कि नहीं था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट क्या ये नई स्किल थी, आप नहीं जानते थे इसके बारे में कि अच्छा ऐसा भी होता है। हमें मतलब आलसी आदमी ना बहुत कुछ सीख लेता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत आलसी हूँ भाई, बहुत अपने को आराम चाहिए, सुकून चाहिए, दिमाग दौड़ा लेंगे खूब लेकिन मेहनत मत करो भैया, ठीक है। तो इसीलिए ये डिवाइड इक्वल टू वगैरह सब खुद ही ढूंढ लिए थे कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। दीज आर रेसिप्रोकल फंक्शंस, वेरी सिंपल। किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करना हो डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दो, करेक्ट। चिन्मय बोल रहे हैं सर मैं पहले एम प्लस वगैरह यूज करता था, एग्जैक्टली एम प्लस से भी ये काम किया जा सकता है, बट ये तो और हैंडी हो गया ना, डिवाइड इक्वल टू तो और मजा हो गया। तो भैया बहुत ही सिंपल था ये और मजा आया इसको करने में। चलो ठीक है, मजा आया ना, तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या किया, हमने ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू सीखा है। फ्यूचर वैल्यू भैया इसका प्रेजेंट भी तो हो सकता है, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं हो सकता है। आओ जी वापस बुक में आओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 डन है, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूं दैट इट इज डन। अब देखो, अब हम प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह इन सारी वैल्यूज को हम फ्यूचर में ले जा सकते थे, उस तरह इन सारी वैल्यूज को हम प्रेजेंट में भी तो ला सकते हैं। इन सब की जो प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी उन सब का टोटल करेंगे तो उसे हम नाम देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्योंकि अब ये कोई एक सिंगल अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू नहीं रहा, ये सबका मिलाकर के प्रेजेंट वैल्यू है, इसलिए इसको नाम दे दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कैलकुलेट भैया ये कैसे होगा, इसका भी कोई तरीका बता दो। बता रहा हूं, पहले मैकेनिकल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो मैकेनिकल फॉर्मूले में भी ना बहुत डराया गया आपको। बचपन से आज तक आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं, आपने कौन सा पीवी का फॉर्मूला पढ़ा, मैं लिख देता हूं एक बार, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है पीवी ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाई आई इन द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, एक बार चेक करो बच्चा, हैव यू रेड दिस फॉर्मूला? हाँ भैया ऐसा कुछ पढ़ा हुआ तो है, याद तो आ रहा है ना। मैं आपको ये फॉर्मूला सिखाऊंगा ही नहीं, ये फॉर्मूले के पीछे का जो लॉजिक है पूरा वो सिखा दूं, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि क्या, मैं समझाता हूं बच्चा। हमें एक फॉर्मूला तो पता है, पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। ये फॉर्मूला हमें पता है ना। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जाएं तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। अगर हम उसको डिवाइड कर दे बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, क्या वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बन जाएगा? एकदम बनना चाहिए। तो आओ जी इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। अब जहां तक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मैकेनिकल फॉर्मूले का बात है, वो था ए बाई आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। अब अगर इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, तो ये कैसा दिखेगा? ये 1 प्लस आई टू द पावर एन, 1 प्लस आई टू द पावर एन ऊपर ऊपर कटेगा, सो ये हो जाएगा a बाई आई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, फिर 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन कैसे लिखेंगे, तो ये होगा 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला आपने देखा है, इसके पीछे की कहानी ये है। सो क्यों दो फॉर्मूले याद कराए गए हैं बचपन से आपको आज तक? जरूरत ही नहीं थी। अगर आप फ्यूचर वैल्यू का मैकेनिकल फॉर्मूला जानते हैं तो बस उसी को डिवाइड कर दो 1 प्लस आई टू द पावर एन से। ये तो हम अब सीख ही गए हैं कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए डिवाइड करते हैं बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो यही काम जब करना था, काय कोई लोग इतना हार्ड बनाया? बस इसीलिए कि थोड़ा सा ऐसे अपना रॉब बना रहे। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। आपको एफ का फॉर्मूला याद हो गया तो डिवाइड करो बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, यू विल गेट योर रिजल्ट। ये बेकार में इस तरह का ये क्या फॉर्मूला है, बट एनीवेज हम तो इस फॉर्मूले को भी नहीं पढ़ रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ दिखाने के लिए है। पर अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हम इसके लिए भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं।
स्मार्ट फॉर्मूला लिखिए, पीवी ऑफ एन्युटी, पीवी ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए इंटू पी वी आई एफ ए आर कॉमा एन, ए इंटू पी वी आई एफ ए आर कॉमा एन। भैया इसका नाम हमें पता है, उस समय फ्यूचर वैल्यू था तो अब प्रेजेंट वैल्यू होगा। एग्जैक्टली इसका नाम हो गया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ये हो गया पीवीआईएफए का पूरा नाम। पर इसको कैलकुलेट करने का भी अलग तरीका है। जिस तरह एफईआईएफए को कैलकुलेट किया उस तरह पीवीआईएफए भी कैलकुलेट होगा। इसके स्टेप्स क्या है भैया? स्टेप 1 है वही टाइप 1 प्लस आर। सो स्टार्टिंग किससे किया? 1 प्लस आर से। उसमें भी यही स्टेप था भैया, स्टार्टिंग तो सेम है, पर अब की बार हम प्रेस कर रहे हैं डिवाइड, ना कि मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहां कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग करते वक्त डिवाइड करते हैं, करेक्ट ना? इसीलिए यहां पे डिवीजन से शुरू हो रही है। सो यू हैव टेकन 1 प्लस आर, फिर क्या? डिवीजन। फिर हम प्रेस करेंगे इक्वल टू n टाइम्स, पूरा n टाइम्स आपको इक्वल टू प्रेस करना है। एंड लास्ट में आपको GT बटन प्रेस करना है। लास्ट में यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेस GT बटन। बोलो जी भैया, कैलकुलेट करवा दो कुछ। आओ जी कर लेते। करो आप PVIFA 6% कॉमा 5 सॉल्व करो तो 6% कॉमा 5। कैन यू सॉल्व दिस? 1.06 डिवाइड एक बार इक्वल टू 5 बार GT। 1.06 डिवाइड इक्वल टू 5 बार 1 2 3 4 5 GT। रिजल्ट आया होगा 3.4651। 3.4651 आया क्या रिजल्ट? बस जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपने एन्युटी से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर पीवीआईएफए। सवाल फास्ट बनेंगे क्या? शायद बनेंगे, विल सी कैसे होता है। यहां तक लिख लिया हो तो आगे चलते हैं और सवाल बनाते हैं इसका। बोलो जी, क्या इसका सवाल बनाया जाए? आओ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। 4 ईयर एन्युटी का 20-20 हजार का है, डिस्काउंटिंग रेट है 10%। सो ऑब्वियसली यहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगा उसके लिए हम लेंगे 20,000 इंटू PVIFA 10% कॉमा 4। चलो इसको करो सॉल्व। कैलकुलेटर पे प्लीज टाइप करें 1.10। कैलकुलेटर पे टाइप करें 1.10 डिवाइड एक बार इक्वल टू 4 बार 1 2 3 4 GT प्रेस कर दीजिए और GT करने के बाद 20,000 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजल्ट मैच हो चुका होगा। फिर से बताऊं, टाइप 1.10 डिवाइड एक बार इक्वल टू 4 बार, फिर GT प्रेस कर दो और जो रिजल्ट आया उसमें 20,000 मल्टीप्लाई कर दो।
दिस इज इजी भैया, ये तो बहुत इजी है। इजी है तभी तो मजा है। अब इसी का एप्लीकेशन आपको सिखाता हूं मैं, किस तरह लोन की कैलकुलेशन में ये यूज हो सकता है। लोन की कैलकुलेशन में यूज करना है, सीखना है ना ये कि भैया ये कैसे यूज होगा। तो आइए हम अपनी ईएमआई कैलकुलेट करना सीखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान देना। आपने एक टीवी खरीदी 13,000 रुपए की, डाउन पेमेंट कर दी 3,000। डाउन पेमेंट का मतलब अपने जेब से 3,000 रुपए भर दिए, बाकी 10,000, बाकी 10,000 आपके लिए बैंक वाले ने पैसे दिए। सो टेक्निकली आपने बैंक लोन लिया है ऑफ ₹10,000। कब लिया? आज। आपको इसके लिए इक्वल पेमेंट करनी है फॉर 4 इयर्स। यानी आज आपने लोन ले लिया 10,000 का, आपको इस 10,000 के बदले पैसे चुकाने हैं अगले 4 सालों में। भाई टीवी अगर 4 साल के लोन पे अगर लेना पड़ रहा है तो बहुत डेंजरस है। एनीवेज आपको यह पूछ रहा है हाउ मच ऑफ ईच पेमेंट, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट टू बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। सो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 14% का। अब इन सवालों में जब आपको एन्युटी सॉल्व करनी होती है ना, तो फॉर्मूला पीवी का लगाएं कि एफवी का लगाएं, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन होगा इस लॉजिक से कि जो अमाउंट दी हुई है वो किधर दी हुई है, क्या वो प्रेजेंट में है या फिर वो फ्यूचर में है। नहीं समझ में आया? कॉन्ट्रास्ट में सोचिए, ये ऐसा है। पर अगर हम यहीं पे डिबेंचर वाले सवाल को एक्सपीरियंस करें तो उसमें जो 50 लाख की पेमेंट थी वो लास्ट में थी, 7 साल बाद। क्योंकि डिबेंचर वाले एग्जाम्पल में पेमेंट जो थी, अमाउंट जो 50 लाख की थी वो 7 साल बाद हमें चुकाने थे, तो वो फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से बना था। बट अगर हम इस सवाल को देखें तो हमने लोन कब लिया है? लोन लिया है आज। तो आज लोन लिए हुए को हमको जब चुकाना है तो ऑब्वियसली हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सिंपल है बच्चा, फॉर्मूला लगाएंगे। आइए वापस हिंट्स देता हूं आपको मैं। हिंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मूला होता है पीवीए इज इक्वल टू ए इंटू पीवीआईएफए आर कॉमा एन। अब यहां मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपए, मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपए। मेरा ए तो मुझे नहीं मालूम, वही तो पता करना है। और मेरे को पीवीआईएफए कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14% और 4 साल में मुझे पैसे चुकाने हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई पीवीआईएफए 14% कॉमा 4। ये पीवीआईएफए आपका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा मत उसको। मेरे को पता आपको मन कर रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 2.913712 ऐसा कुछ लिखने का, मत लिखना। जो भी आएगा 2.91372 इसके बाद डिवाइड कीजिए बाई 10,000 रुपीज। डिवाइड बाई 10,000। आई नो छोटा सा कोई वैल्यू आया है, इसको डिवाइड इक्वल टू करके उल्टा कर दीजिए। रिजल्ट आ रहा है 3432.05। सो दिस इज 3432.05। क्लियर क्या बच्चा? 3432.05 कैसे आया? हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा, हमारी अमाउंट क्योंकि आज मालूम है हमें 10,000 की, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू है। और पीवीआईएफए हमें पता है जिसका रिजल्ट आया 2.91372। तो पीवीआईएफए की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड किया बाई 10,000 रुपीज और जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड इक्वल टू करके रिवर्स कर दिया। सो इट बिकेम 3432। $3432.05
दिस इज द फाइनल आंसर। टन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली 2 स्टार प्रॉब्लम इन द एंटायर चैप्टर। हल्के में नहीं ले सकते क्वेश्चन नंबर 9 को। बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सुकून से बनाना उसको। इसीलिए शुरुआत में 2 मिनट का समय दे रहा हूं उस सवाल को पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ लो सुकून से। 2 मिनट्स योर्स। अरे पढ़ो भाई पढ़ो, मैं उसकी तैयारियां कर लेता हूं। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाना होगा आपको। पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को? अच्छे से सवाल मैं पढ़ा देता हूं आपको वापस। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर जेड है, जिनको एक एनुइटी पेमेंट चाहिए 5,000 रुपए की हर सेमी एनम पे, यानी हर 6 महीने बाद इनको 5,000 रुपए चाहिए। कब तक चाहिए? उसके अगले 10 साल तक। बेसिकली इनको टोटल पेमेंट जो चाहिए 5,000 की, वो चाहिए हर 6 महीने में, और ये सिलसिला चलना चाहिए 10 साल तक। तो टोटल इनको पैसे जो मिलेंगे ना, वो 20 बार मिलेंगे। कैलकुलेट कर लो भले। इनको 10 साल तक ये कारनामा करना, और साल में 2 बार इनको पेमेंट चाहिए, तो इनको टोटल पेमेंट चाहिए 20। 20 पेमेंट्स इज व्हाट ही और शी डिजायर्स। लेकिन ये इनको मिलना भी कब है? 18 साल के बाद। तो अभी फिलहाल ये वर्किंग है, और 18 साल बाद यानी 18 इयर्स बाद ये रिटायर होंगे। उसके बाद इनको हर 6 महीने में 5,000 रुपए चाहिए होंगे। आज की डेट पे 9% की रेट ऑफर हो रही है अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे अपने डालें तो। क्वेश्चन क्या आता है कि कितने रुपए चाहिए इस तरह की एन्युटी को हासिल करने के लिए। तो पहला तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है एन्युटी का, कि आपके पास कितना रुपया होना चाहिए ताकि आपको 5,000 रुपए करके 20 पेमेंट्स मिले हर 6 महीने बाद। तो कितने रुपए चाहिए, ये है हमारे पास में एक पीवी का क्वेश्चन। ये नहीं पूछा कितने रुपए हो जाएंगे, बोल रहा है कितने रुपए चाहिए इस एन्युटी को क्रिएट करने के लिए। तो भाई इसका पीवी करेंगे, रिजल्ट आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एक सिंगल डिपॉजिट बताओ जो कि आज कर देना चाहिए हमें, ताकि 18 साल बाद जब हम रिटायर हो उस समय हम इस एन्युटी को अफोर्ड कर सके। ठीक है। आखिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिस्टर जेड को टोटल इस एन्युटी से कितने रुपए मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से सी सबसे ज्यादा आसान सवाल है। इन क्वेश्चन नंबर सी we will be just finding out what? We will be just finding out the total amount that Mr. Z is going to receive, which is very easy. 5,000 रुपए इनको मिलेगा हर 6 महीने में, साल में 2 बार पेमेंट मिलेगी तो साल के हुए 10,000, और ऐसा 10 साल सिलसिला चलेगा तो इनको टोटल 1,00,000 रुपए मिलेंगे इस एन्युटी के चक्कर में। इसका जवाब यहां है। ये रिजल्ट मैच हो गया। 1,00,000 रुपीज मैच्ड। सी नंबर तो डन है, सी नंबर डन है। बच्चे बोल रहे हैं यार सी नंबर बहुत आसान था, इसी तरह का सवाल आना चाहिए। पर भैया ए और बी कैसे हम कमांड लाएं इस पे?
तो ये कमांड लाने के लिए आपको एक बढ़िया टाइमलाइन पहले दिमाग में सेट करनी होगी। आइए पहले टाइमलाइन समझिए। आपकी टाइमलाइन ऐसी है कि ये है 0, ये है 36। भैया 36 क्या है? सवाल में कहीं नहीं था 36 है। सवाल में बोला 18 साल बाद हम रिटायर होंगे। तो 18 साल सेमी एनम्स की दुनिया में तो 36 सेमी एनम होते हैं। डबल करते हैं ना, एक साल में 2 सेमी एनम, तो 18 इयर्स में कितने सेमी एनम्स? 36 सेमी एनम्स। उसके बाद हमारी 37, 38, 39 करते हुए पेमेंट जाएगी 56 तक। अब इधर ध्यान रखिएगा, हमको पैसे कितने कितने मिलेंगे? यहां 5000, यहां 5000, यहां 5000, ये सिलसिला चलेगा यहां तक। हमको क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है कि अगर ऐसी एन्युटी आपको कभी क्रिएट करनी हुई तो कितने रुपए आपको डालने पड़ेंगे। सो ए नंबर में दे हैव आस्क्ड अस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी हमको इसका सॉल्व करना है। और ये एक ऑर्डिनरी एन्युटी नजर भी आ रही है, क्योंकि अगर इसी को हम एक दूसरी छवि से देखें तो ये एन्युटी मुझे नजर आती है ऐसी। मान लो ये मेरा 0 डे है, तो ये है 1, ये है 2, ये पेमेंट मुझे मिल रही है 20 बार, और हर बार पेमेंट आ रही है 5000 की। क्या बोलते हो, आपको ये फील नहीं हो रहा? अगर इसी स्ट्रक्चर को पूरा नीचे ले आऊं और एक सेपरेट दुनिया इमेजिन करूं, तो ये टाइमलाइन बन गई 0 से 20 की। अपने खड़े हैं 0 पे, अपने को पता करना है 0 पे इस एन्युटी की क्या वर्थ है, और ये एन्युटी की पेमेंट 20 टर्म्स तक आ रही है। अगर हम ये पता कर लें तो ए का आंसर आ जाएगा। बी हालांकि ये कहता है कि अगर हम पैसे यहां इन्वेस्ट करना चाहें, मतलब हम पैसे रिटायर होने के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर हम रिटायरमेंट के पहले ही आज से पैसे डिपॉजिट करना चाहें तो कितने रुपए यहां इन्वेस्ट करने होंगे ताकि ये एन्युटी हम खुद के लिए तैयार कर पाए। तो इसका भी जवाब होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बी का जवाब। वो कैसे सॉल्व होगा? वो सॉल्व होने के लिए हम लमसम की थ्योरी लगाएंगे। देखो भाई, अगर इस टाइमलाइन में आपको 0 पे वैल्यू पता चल जाए या ढूंढनी हो और 36 पे आपका आंसर आया हुआ है, तो भाई ये तो एक लमसम दिख रहा है, कोई सीरीज नहीं है इधर। देयर इज नो सीरीज हियर, यू आर हैविंग जस्ट वन अमाउंट एट द एंड ऑफ 36 सेमी एनम्स। आपको उसको खींच करके 0 पे लाना है। क्या करना होगा? डिस्काउंटिंग। किसका डिस्काउंटिंग करना होगा? ऑफ लमसम। सो यहां पे आपको ए के लिए सॉल्व करना होगा एन्युटी का पीवी करके, लेकिन बी के लिए सॉल्व करना होगा लमसम की पीवी से। क्यों? फिर से समझो, जब हम ये 5000 5000 5000 5000 की सीरीज की पीवी करना चाहते हैं तो हम करेंगे पीवी ऑफ एन्युटी, रिजल्ट आएगा 36 पे। क्यों? ये नियम ही है, जब भी पीवी करते हैं तो वैल्यू किस पे आती है? 0 पे। तो ये 1 2 एंड सो ऑन 20 तक की जो पेमेंट्स है वो सब उछल करके आ जाएंगी 0 पे। 0 क्या है हमारे लिए? रिटायरमेंट डे। रिटायरमेंट डे है 36 मंथ्स। तो आपको 36 के बाद में एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मिल जाएगा। अब ऐसे तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी के पर्सपेक्टिव से ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बी हमें कहता है यहां से यहां तक देखो। अब इसको अगर हम देखें तो हम खड़े हैं 0 पे, ये 36 दूर की रेट है, फ्यूचर की डेट है, तो उस दिन जो भी अमाउंट आएगा उसको हम अपनी फ्यूचर वैल्यू मान लेंगे, और उसकी डिस्काउंटिंग करने के लिए हम डिस्काउंटिंग करेंगे लमसम मान करके, तो बी का भी रिजल्ट आ जाएगा। यह है इस सवाल की सबसे बड़ी विशेषता कि इस सवाल में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का भी पूछ रहा है तो लमसम भी पूछ रहा है। इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए ए।
amount needed to finance the annuity is equal to present value of annuity और इसका फॉर्मूला होगा A इंटू PVIFA R, N. Amount needed to finance the annuity is equal to A into PVIFA R, N. यहां मेरा A है 5,000 रुपए एवरी सेमी एनम। अब पीवी करते वक्त आर कितना पकड़े? आर भैया ऐसे तो दिया हुआ है 9%, पर फिर लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो भाई वो 9% तो पर एनम है। आपको इसको सेमी एनम करने के लिए क्या करना होगा? 4.5%, 4.5%। तो वी विल टेक इट एज 4.5%। एंड हमको ऐसी 20 एनुइटीज रिसीव करनी है, 20 एनुइटीज। सो द रिजल्ट इज 5,000 इंटू पीवीआईएफए निकालना है। क्या रिजल्ट दिया है? क्या नहीं दिया है? चलो 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 लगो काम पे। लिखो 1.045 डिवाइड एक बार पीवी है ना, पीवी के लिए डिवाइड इक्वल टू 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हुआ? प्रेस कर दो जीटी प्रेस करने के बाद है 13.00736। कुछ नहीं, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ रहा है 65,039.68 65039.68 अमाउंट नीडेड टू फाइनेंस द एन्युटी। यहां पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, दिस डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द रिटायरमेंट डे। ये जो डिपॉजिट है इसको हम अगर रिटायरमेंट डे पे भी बनवा लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको ये बात? क्योंकि बी में हम रिटायरमेंट डे तक का वेट नहीं कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ दैट टुडे राइट नाउ। लिखो आप, if deposit is to be made today, then the deposit amount should grow to rupees 65,039.68 on the retirement day। समझो क्या लिखा है मैंने? यहां लिखा है कि अगर मुझे आज ही एक डिपॉजिट करना पड़े तो क्या होगा? तो भाई आज इतने रुपए डिपॉजिट मुझे करने हैं ताकि रिटायर जिस दिन मैं हूं उस दिन तक मेरे पैसे हो जाएं 65,039.68, ताकि उतने ही पैसे मैं एक नए डिपॉजिट में डाल करके अपने 5,000 वाली एन्युटी को अचीव कर लूं। सो बेसिकली 5,000 की एन्युटी को अचीव करना है तो आपको चाहिए 65,000 रुपए। कब? रिटायरमेंट डे पे। पर रिटायरमेंट डे से पहले ही अगर आप आज ही इन्वेस्ट कर रहे हो तब कैसे करना है, आइए सीख लेते हैं। Therefore, deposit required today is equal to PV of rupees 65,039.68
4.5% पर सेमी एनम और इसको पीवी करने के लिए हम करेंगे 65039.68 डिवाइडेड बाई 1.045 टू द पावर 36। हम रिटायर हो रहे हैं 18 साल बाद, तो ये जो पेमेंट भी है वो 36 पे है, 36 सेमी एनम पे। तो हमको इसको डिस्काउंटिंग करने के लिए ये करना है। फॉर दोज हु आर थिंकिंग ये सर इधर पीवी क्यों नहीं लगा, तो मैं आपको फिर रिमाइंड करना चाहता हूं, यहां एन्युटी था भी नहीं। वी आर विटनेसिंग अ लमसम केस हियर। तो क्योंकि ये एन्युटी का सवाल ही नहीं है, तो फिर यहां पे एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लमसम का फॉर्मूला लगेगा। एंड जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो अच्छी बात यह है कि इसका रिजल्ट ना दिया हुआ है। द रिजल्ट ऑफ दिस इज गिवन 4.8774। इसको आप यूज कर सकते हैं। रिजल्ट आ रहा है 13,334.91, 13,334.91। लास्ट वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। 5,000 रुपए हर साल में 2 बार मिलेंगे, ये सिलसिला 10 साल चलेगा, आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 1,00,000 रुपीज जो सॉल्व करके दिखाना है, कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए प्लीज। टोटल अमाउंट रिसीव्ड is equal to 5,000 into 2 into 10. Now this was a very good question. मैं चाहूंगा इसको एक बार रीडू सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे इसको रीडू करेंगे, नहीं तो देखो बहुत समस्या आएगी इसमें बार बार आप फंसोगे। तो वो फंसना क्यों है, एक बार रीडू करो, 15 मिनट अपना आज का समय दो और आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके सिलेबस में ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, ये बोलना बेटर रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग ना इसमें एक्सप्लोर नहीं करते हैं और डेंजर तरह के सवाल। वहीं पे मैं जो CFA लेवल 1 का अपना कोर्स बनाता हूं, उसमें TVM के ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसमें अगर आपने प्रॉपर कैश फ्लोस ठीक से इमेजिन नहीं किए, वो सवाल बनेगा ही नहीं। इतने टिपिकल सवाल बनते हैं। तो हम लोग CFA में ऑब्वियसली एक्सप्लोर करते हैं इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल, लेकिन फॉर द टाइमिंग मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर वो एनफोर्स करने की जरूरत है। आप जो यहां सीख रहे हो उतने से काम हो रहा है आपका। एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। बस सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इनका यूजफुलनेस जगह जगह पे है। तो यहां सीखे हुए सारे फॉर्मूले आगे याद दिला दूंगा मैं, तो इसीलिए ये सब देखना जरूरी है। जैसे हम जो ये PVIFA वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब आगे जाकर के कैपिटल बजटिंग में यूज हो जाएगा। हम जितना PV करना सीख रहे हैं कैपिटल बजटिंग में यूज होगा। इसके अलावा हम यहाँ जो फॉर्मूला सीख रहे हैं आगे सीखेंगे परपेचुइटी के फॉर्मूला, वो परपेचुइटी के फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत जगह काम आएंगे। सो ऐसे हैं काफी सारी चीजें यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड है आगे आकर के चैप्टर्स में, इसलिए यहाँ पे सीखा हुआ बहुत काम आएगा। चलो इसी बीच मैंने ना अपना मन बदल लिया है। आई इनिशियली थॉट कि इस क्लास में ही अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, बट आई एम ऑफ द बिलीफ ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए अब यहां से, और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, क्लास के ना पहले थोड़ा पहले ही बोल देता हूं कि अब खत्म होने वाली है, तो बस यहां से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल मैं बनवाऊंगा जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन 11 बनाने से पहले हमें पूरी एक नई दुनिया के बारे में समझना है जो कि होती है एन्युटी ड्यू। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो था ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में, हमने उसका PV FV सब करना एक बार के लिए सीख लिया है।
अब हम सीखने वाले हैं एन्युटी ड्यू के लिए कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आइए सीखते हैं इसके बारे में। कॉपी में अगेन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, गौर करने की जरूरत है। हम जब ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे थे तो वो एन्युटी ड्यू से बहुत अलग होता है। कैसे भैया, समझाता हूं आपको। अगर एक ऑर्डिनरी एन्युटी वर्सेस एक एन्युटी ड्यू को आप नजर में डालें तो आपको नजर आएगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी की पहली पेमेंट यहां होती है, तो वहीं पे एन्युटी ड्यू की पहली पेमेंट यहां होती है, सेकेंड पेमेंट यहां होती है तो सेकेंड इसकी यहां होती है, थर्ड यहां होती है इसकी, इसकी यहां होती है। भैया हर एक पेमेंट एक एक टर्म आगे है। आप खुद देख लो, लास्ट में पेमेंट नहीं है। एक में एंड ऑफ द पीरियड पे है, एक में बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे। भैया ये वापस एंड में भी तो है, नहीं नहीं, ये अगले पीरियड का बिगिनिंग है। सो पेमेंट्स जो है वो आपको स्ट्रक्चरली थोड़ी अलग दिखती है। आप अगर कंपेयर करो फर्स्ट पेमेंट वर्सेस फर्स्ट पेमेंट तो आपको फील होगा कि इसकी जो कंपाउंडिंग है वो एक बार ज्यादा होगी। कैसे भैया, जैसे इसकी कंपाउंडिंग होती है तो ये 1 साल कंपाउंड हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो जब इसकी फ्यूचर वैल्यू हो रही है तो ये 3 बार कंपाउंड होता है। पर अगर इसकी फर्स्ट पेमेंट की कंपाउंडिंग की बात करें, ये 4 बार होगा, 1 2 3 4। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी। सेकेंड पेमेंट की भी बात कर लो, सेकेंड पेमेंट 2 ही बार कंपाउंड होती है ऊपर में, यहां इसकी 3 बार होगी, 1 2 3। अच्छा लास्ट पेमेंट की बात करो, लास्ट पेमेंट इसकी कंपाउंड ही नहीं होती क्योंकि आप ऑलरेडी फ्यूचर में हो, इसकी लास्ट पेमेंट फिर भी 1 साल कंपाउंड होगी। भैया समझ में आ गया? इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो है एक पीरियड का इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत आसान है। आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑर्डिनरी एन्युटी को हम कैसे सॉल्व करते थे। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता था तो हम फॉर्मूला लगाते थे ए इंटू एफ वी आई एफ ए आर कॉमा एन लगाते थे। यही फॉर्मूला था ऑर्डिनरी का। अगर इसी को ऑर्डिनरी से आपको एन्युटी ड्यू बनाना है ना, तो कुछ नहीं, उस एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को अकाउंटिंग में ले लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 प्लस आई। इतना सा काम है। आपको ऑलरेडी आता है ए इंटू एफ वी आई एफ ए करना, ये तो आता ही है, तो आपको इसमें क्या करना है, 1 प्लस आई को एडिशनली मल्टीप्लाई करना है। कर पाओगे आप ये काम? होगा आपसे? ठीक है, देखेंगे। अच्छा दूसरा भैया प्रेजेंट वैल्यू आता है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे ए इंटू पीवी आई एफ ए, ऑर्डिनरी के लिए बता रहा हूं, ए इंटू पीवी आई एफ ए आर कॉमा एन। ये था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी। इसमें भी अगर आप 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एन्युटी ड्यू आ जाएगा। यानी इससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, दोनों जगह मल्टीप्लाई ही होगा। भैया आर यू श्योर? नीचे वाले में डिवाइड नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। क्यों? बताता हूं। अगर आप इस एन्युटी स्ट्रक्चर का पीवी करने जाएं तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो आपकी आएगी ना, उसमें हर वैल्यू डिस्काउंट हुई है, हर वैल्यू को आपने डिस्काउंट किया है। जैसे ये वाली वैल्यू को आपने 1 साल डिस्काउंट किया, ये वाली वैल्यू को 2 साल डिस्काउंट किया, इस वैल्यू को 3 साल डिस्काउंट किया, इसको 4 साल डिस्काउंट किया। पर यही अगर आप एन्युटी ड्यू में करने लगोगे तो पहली वाली पेमेंट को डिस्काउंट ही नहीं किया आपने, 0। दूसरी वाली पेमेंट को आपने सिर्फ 1 साल डिस्काउंट किया, तीसरी पेमेंट को 2 साल, चौथी पेमेंट को 3 साल। यानी जिस तरह कंपाउंडिंग इसमें 1 साल ज्यादा होता है, वैसे डिस्काउंटिंग इसमें 1 साल कम होता है। तो कम होता है तो डिवाइड थोड़ी ना करेंगे। पीवी में क्या होता है, पीवी में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो पीवी में नीचे होता है 1 प्लस आई टू द पावर एन। अगर मेरे को नीचे जो पावर है उसको कम करना है तो अगेन मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना एक बार पावर से, तो मेरी पावर कम हो जाएगी नीचे। बेसिकली सीधी बात कहूं तो यहां पे आपकी पीवी की वैल्यू उतनी छोटी नहीं आएगी जितनी ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए आती है। इसकी पीवी की वैल्यू भी बड़ी आएगी, तो इसका फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ के आता है।
तो प्रेजेंट वैल्यू भी इसका बढ़ के आता है। एंड यही रीजन है कि यहां पे आप इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो या फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों ही केस में आपको 1 प्लस आई से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाओगे? यही है आपके लिए एन्युटी ड्यू। इस चीज को लेकर के इतना डराया जाता था, इतना हम चमकते थे इस चीज को लेकर के कि यार क्या ही है, बिगिनिंग पीरियड आ गया, एंड आ गया, ये आ गया, वो गया। क्या आ गया? कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना चाहते हैं, आप समझिए, आपका काम हो जाएगा। यहां 1 प्लस आई से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यू गेट द लॉजिक एज वेल कि अच्छा ठीक है, सही बात है, फ्यूचर वैल्यू एक पीरियड ज्यादा, प्रेजेंट वैल्यू भी एक पीरियड का बेसिकली कम लग रहा है, तो फिर वैल्यू ज्यादा आएगा। जब दोनों वैल्यू ज्यादा आनी है तो दोनों को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना इज अ गुड चॉइस। वही काम हम कर रहे हैं। बस पहले इस चीज को डराया जाता था, अब इस चीज को डराने की जगह मैं अच्छे से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि देखो यहां क्या होने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हैव यू गॉट इट बच्चा? मुझे बताइए प्लीज, क्या आपको ये समझ में आया क्या? आओ जी, इसको बुक में देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। बुक में पहले लिखा है एन्युटी का डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। फिर ऑर्डिनरी एन्युटी यहां लिखा हुआ है, जबकि ये एन्युटी ड्यू है। प्लीज काट के इसको ठीक कीजिए, दिस विल बी एन्युटी ड्यू, गलती लिखा हुआ है यहां पे, दिस विल बी एन्युटी ड्यू। सो एन्युटी ड्यू इज द सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। शो भी किया हुआ है कैसा दिखता है ये। अब अगर आपको इसकी एफवी करनी है तो इसको उठा करके यहां ले जाना है, इसको उठा करके यहां, इसको भी उठा करके यहां, और इसको भी उठा करके यहां। सबकी जब टोटल करेंगे आप तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सॉल्व कैसे होगा? मैकेनिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो जो हम फॉर्मूला पहले से जानते थे वही लिखेंगे, बस उसमें 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बिकम a बाई आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, एंड फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आई टू द पावर 1 से। पावर में 1 ही होता है, अब आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला। अब देखने से तो ये बहुत डेंजर लग रहा है, पर अगर आप इस फॉर्मूले से पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हैं तो फिर ये 1 प्लस आई आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे भैया स्मार्ट फॉर्मूला करवा दो, तो स्मार्ट फॉर्मूला भी है अपने पास तैयार, a इंटू एफ वी आई एफ ए आर कॉमा एन इंटू 1 प्लस आर। अब आप r लिखो या i लिखो एक ही बात है, r लिखो या i लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये भी क्या है, ये फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था, ये बस लास्ट में एक ऐड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सारी एन्युटी की वैल्यूज को उठा करके हम प्रेजेंट में लेके आते हैं। तो जब इनकी पीवीज की हम समेशन करेंगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। मैकेनिकल फॉर्मूला क्या होगा, पीवी ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए बाई आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n इंटू 1 प्लस आई। अब मैं चाहता तो इसको -1 लिखवा सकता था, n माइनस 1, क्यों नहीं लिखवाया? अपने वो छेड़ना नहीं है पुराने फॉर्मूलों को, हमको ये फॉर्मूला यहां तक याद है ना, यहां तक याद है ना, तो जब यहां तक याद है तो फिर बस 1 प्लस आई मल्टीप्लाई ही करेंगे हम फॉर्मूला भले ही गंदा दिखे, सिंप्लीफाइड ना दिखे, हमको जो फॉर्मूला आता है हम वही करेंगे। सो हमने एफ का फॉर्मूला अगर सीखा हुआ है तो समझ लो एफ के बाद में पीवी भी आता है और पीवी के बाद एन्युटी ड्यू भी आता है। और अगेन इसका स्मार्ट फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना होगा तो फॉर्मूला है पीवीए इज इक्वल टू ए इंटू पी वी आई एफ ए आर कॉमा एन, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर से। वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 1 प्लस आर। क्या बोलती जनता, इजी है कि नहीं है? a इंटू पी वी आई एफ ए आर कॉमा एन इंटू 1 प्लस आर, ये इतना सा काम करना है पीवी करने के लिए।
आखिरी क्वेश्चन फॉर द डे। सवाल बहुत रेलिवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए है, 12 महीने के इनको रेंटल्स पे करने होते हैं और ये एक ही बार में देना चाहते हैं। तो ऐसे तो इनको महीने की पेमेंट देनी होती है, पर इनको वो सारी एक बार में देने की इच्छा हुई है। इनका मंथली रेंटल 15,000 का है, पेबल इन एडवांस है। इसका मतलब हर महीने की शुरुआत में इनको 15,000 का रेंट देना पड़ता है। डिस्काउंट रेट 12% की है। मिस्टर ए को आज कितना पैसा दे देना चाहिए ताकि इनका पूरा साल भर का रेंटल एक ही बार में एडजस्ट हो जाए? जो यहां बुद्धि लगा करके 15,000 इंटू 12 करना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्लो क्लैप्स बजाऊंगा भाई, है ना? ऐसे कभी मत करना। अरे हम करते भी नहीं है। हमको इंटरनेट वाला अगर आके बोले भैया 6 महीने का एक बार में करा लो, आपको ना सस्ते में हो जाएगा, तो हम बोलते हैं सस्ता कितना है बता। मान लो 1,000 रुपए का आपका पैक है, वो बोलता है 5,000 में हो जाएगा, तो ही हम इंटरेस्टेड होते हैं। वो अगर बोलता है भैया 6 महीने का एडवांस दे दो, हम बोलते कितना? बोले 6,000 पूरा लगेगा, हमें नहीं देना हमको एडवांस। तो इतना गणित हम आज से नहीं, बचपन से चला रहे हैं अपने दिमाग में कि अगर हम एडवांस में देंगे तो कुछ बचत होनी चाहिए ना। ये बचत कितने की होगी, क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हम पाएंगे कि एक एन्युटी ड्यू है। गौर कीजिएगा प्लीज, ये एक एन्युटी ड्यू है बच्चा। कैसे? अपने यहां 0 पे है, इसको 15,000 रुपए देने हैं 0 पे ही। क्यों? महीना शुरू हो गया। फिर इसको 1 पे भी देना है 15,000, इसको 2 पे भी देना है 15,000, और इसको ये पेमेंट 12 महीने ये रहेगा, तो 11वें महीने तक इसको 15,000 रुपए देने हैं। 12वां महीने के बिगिनिंग में इसने 15,000 रुपए दे दिए। हमको इसकी पीवी करनी है, हमको जानना है आज के दिन इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे पता करें? प्रेजेंट वैल्यू लगा लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विल बी ए इंटू PVIF A R, लेकिन रुक जाओ, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। तो इसको इंटू 1 प्लस आर भी कर लेना। सो दिस विल बी ए। अच्छा, ए की अमाउंट हमारे पास है 15,000, 15,000 इंटू PVIF A। अब जो हमारी रेट है वो कितनी है जी? अब हमारी रेट है 12%। अच्छा, 12% को 12 मत लिखिए, गलत बात, मंथली है ना, मंथली। तो 12% तो पर एनम है, आपको उसको पर मंथ में लिखना है तो 1% लिखेंगे। 12 पेमेंट्स की बात है, इंटू 1.01 इंटू 1.01। लेट्स सॉल्व दिस। 15,000 इंटू PVIF कैलकुलेट करने के लिए 1.01, 1.01। लेट्स स्टार्ट। 1.01 डिवाइड एक बार, डिवाइड एक बार, इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो भी आया GT प्रेस कर देना। रिजल्ट आ रहा है 11.25507, ऐसा कुछ करके, इंटू 1.01। लेट्स सॉल्व दिस। ₹170,514.42। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। 170,514.42। इसमें अधिकतर बच्चे कैलकुलेशन में यही गड़बड़ करते हैं कि लास्ट में 1 प्लस आर लेना भूल जाते हैं, रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है। तो इसका बचाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल जब आप पढ़े कोई भी एन्युटी का, तो ये जरूर से पहले ही फाइंड आउट कर लें कि क्या उसमें बिगनिंग तो नहीं दिया हुआ है ना। अगर बिगनिंग दिया हुआ है तब तो एन्युटी ड्यू से सॉल्व होगा, पर अगर कुछ नहीं लिखा या फिर एंड लिखा है तो उसको आप ऑर्डिनरी एन्युटी से सॉल्व करेंगे। बोलिए जी, इज इट डन? समझ में आया आपको? चलो जी, विद दैट बीइंग सेड, आज की क्लास को हम करते हैं यहाँ पे फिनिश। आज की क्लास में खूब सारा हम लोगों ने मेहनत किया है। हमने स्टार्ट किया विद ऑर्डिनरी एन्युटी, उसका पीवी और एफवी करना सीखा। हमने एन्युटी ड्यू भी पूरा सीख लिया है, जिसका पीवी और एफवी करना अब हम जान गए हैं।
वैसे तो एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, पर वो इतना सा डिफरेंस भी आपके आंसर को रॉन्ग करवा सकता है। तो सवाल जब भी पढ़े ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि एन्युटी का टाइप क्या है एंड अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूले यूज करें। आज के दिन हमने स्मार्ट फॉर्मूले भी सीखे हैं, जिससे हम लोगों ने पीवीआईएफए और एफवीआईएफए की मदद से विद इन सेकेंड्स आंसर डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना सीखा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप कोई सवाल को कैलकुलेटर पे ही फिनिश कर पाते हो तो आप सडनली खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखते हो। तो ये स्किल सेट हम आगे भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बट आई होप आपको आज की क्लास में मजा बड़ा आया होगा। आज की क्लास को एक बार रीडू कर लेना, खास करके क्वेश्चन नंबर 9 को जरूर से रीडू कर लेना। इट वॉज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड इट रिक्वायर्स योर अटेंशन वंस अगेन। ठीक है, सो बस इतना सा काम कीजिएगा, कोई होमवर्क नहीं है। वैसे मैं होमवर्क कम ही देता हूं, बट यस कोई होमवर्क नहीं है। अगली क्लास में मिलते हैं टू फिनिश दिस चैप्टर। तो वो होगी इसकी थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास में ये चैप्टर हो रहा होगा फिनिश। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट अगर आपके हैं तो रिकॉर्डेड वाले बच्चे तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इसके बाद पूछ सकते हैं। चलो सी यू।